नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जो हिंसक विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, उसकी गूंज अब विदेशों तक भी सुनाई दे रही है। अब पीओके के लोग भी आजादी के नारे लगा रहे हैं और तमाम आरोप जो है वो पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी पर पीओके के लोगों ने लगाया है। इन सब के बीच अब पीओके के एक बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने भारत सरकार से एक बड़ी अपील की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि भारत सरकार जो है वो संयुक्त राष्ट्र में पीओके का मुद्दा उठाए। ये मांग जो है अब पीओके के लोग कर रहे हैं। वहां के जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि भारत सरकार को अब इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र में पीओके का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के राजदूत को तलब करे और उनसे तुरंत इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाए। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। Chalk, and as they were heading towards there, the Rangers then tried to baton charge and attack, police charge and attack the protesters. The protesters hit back and the Rangers retreated. It seemed as if the Rangers have disappeared from the scene, but then they came with heavy contingency of Rangers. They began straight firing, and in that straight firing, up till now, at least 3 people have lost their life, and more than 19 people are wounded, and the death toll is said to maybe increase. Then the next thing what happened was that the army commandos started to land in helicopters in the center of Muzaffarabad, and each helicopter was carrying about 20 to 25 commandos, and they started to land, and we don't know what is happening now because the internet is totally shut down and our people are dying. We are in a desperate situation. We need the international community to come and stand by us, raise their voice for us. The Indian rapporteur in the United Nations, we request them to raise their voice at the United Nations Forum. We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador and ask for an explanation. This is broad daylight murder that is taking place in POJK. Our lives are in danger, people's lives are in danger. Straight firing is going on as I speak. इतना ही नहीं, मिर्जा ने यह भी कहा कि मुजफ्फराबाद की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और जिस तरीके से वहां पर हजारों स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की है, उसमें कई लोग मारे गए हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहीं ना कहीं वो रोते बिलखते भी जो है वीडियो में नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो है वहां पर बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ पीओके में ये पाकिस्तान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत में भी लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं इस पूरे मामले को लेकर वो सामने आ रही है। और इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि भारत में चुनाव चल रहे हैं और चुनावों के बीच लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो हिमंता ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अगर हासिल करना है, अगर वो लक्ष्य जो बीजेपी ने रखा है उसे हासिल करना है, तो एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने की जरूरत है। ये बड़ी बात एक जनसभा के दौरान भी हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से कही गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। 400 आए तो कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होगा और ज्ञान वापी मंदिर बनेगा। साथ में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भगवान करे तो हमारा हो जाएगा। और सिर्फ हिमंता बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही बयान नहीं दिया, बल्कि इसके अलावा कश्मीर के जो नेता हैं, बड़े डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी दरअसल पीओके में जो हिंसा हो रही है उस पर बयान दिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान के लोगों के लिए खेद है कि उन्हें भारत जैसा शासन नहीं मिल सका। मुझे पाकिस्तान के लोगों के लिए हमेशा दुख होता है कि उन्हें भारत जैसा शासन नहीं मिल पाया है। 1947 के बाद
पहली बार किसी सरकार ने पाकिस्तान पर शासन किया। सेना जो है वो शासन कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन हैं जो पकड़े गए हैं, जो पकड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर में 80 से 95% वोटिंग होगी। कुछ इलाके ऐसे थे जहां बहुत ज्यादा उग्रवाद था, लेकिन 1990 से 1995 के आसपास उग्रवाद खत्म हो गया। आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में तो 47 से ही एक अलग ही दुनिया। मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको चार्जेस लगाए थे और हाई कोर्ट ने वो चार्जेस से उनको फारिग कर दिया और अब वो दोबारा पार्टी के सदर बन सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम वहाँ की सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, यहाँ वहाँ की हाई कोर्ट बड़ी है, और कब कौन के किसके बारे में वो फैसला देते हैं। आपका मानना है कि डूबता हुआ मुल्क है पाकिस्तान? पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया कि उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। या तो जनरलों ने खुद हुकूमत चलाई या जनरलों के नामजद वज़ीर आज़मों ने हुकूमत चलाई। लेकिन 47 से मेरे ख्याल में पहला एक साल था जब वाकई हुकूमत ने चलाई, और उसके बाद 74-73 साल से तो आर्मी ही हुकूमत चलाती है या आर्मी का कोई नामजद हुआ प्राइम मिनिस्टर हुकूमत चलाता है, तो कोई फ़र्क नहीं है। वो तो सरकारी हुकूमत है। अब मुझे उसका इल्म नहीं है। दो किस्म की धांधलियाँ होती हैं, एक तो जानबूझ के धांधली हुई और एक कुछ लोगों की यहाँ बहुत अरसा से आदत है, कई सालों से, कि इलेक्शन रिगिंग से ही जीतना। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि जो पकड़े गए या पकड़े जा रहे हैं वो कौन से लोग हैं, लेकिन मैं उस मामले में गहराई से न जाते हुए मुझे बड़ी तवक्का थी कि कश्मीर में 80-90% वोट होगा, क्योंकि गुज़श्ता 7-8 बरसों से, जब से नई हुकूमत यहाँ बनी थी, फिर टूटी थी, फिर दूसरी बनी, फिर नई, फिर गवर्नर रूल हुआ, फिर LG रूल हुआ, फिर 370 ख़त्म हो गया, स्टेट ख़त्म हो गई, तो मैं सोचता था कि 80 और 90 और 95% के करीब वोट होगा। लेकिन 2%, 3% ऊपर नीचे, उससे कोई उतना तो हर साल में हर हिंदुस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़र्क पड़ता है ऊपर नीचे। तो उस हिसाब से जो स्टेट का वो गुस्सा था या खुशी थी, कोई पता ही नहीं चला। लोग नाराज़ थे उस चीज़ से या खुश थे। 370 और स्टेट ख़त्म हुई, उस पर खुश थे या नाराज़ थे, कोई पता ही नहीं चला। ये थोड़ा मेरे लिए एक नई चीज़ थी। लेकिन कल जिस तरीके से त्राल इलाके में वोटिंग हुई, सर हम खुद कवर कर रहे थे, वहाँ पे 40-50 हज़ार के करीब वोट पड़े, जहाँ पे एक वोट भी नहीं पड़ता था। नहीं, वो वोट तो वो कुछ इलाके थे जहाँ मिलिटेंसी बहुत थी। अब मिलिटेंसी भी आहिस्ता आहिस्ता 90, 94, 95 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। आज तो तकरीबन न होने के बराबर मिलिटेंसी है। जहाँ मिलिटेंसी थी नहीं, वहाँ भी वही 30, 32, 28, 29 वोट पड़े शहर के अंदर। तो मतलब मैं ये बहुत फ़र्क मैं सोचता था कि बहुत लोग, अगर अच्छा काम हुआ था तो भी वोट पड़ते थे, खराब हुआ था तो भी वोट पड़ते थे, फारे गैरस। तो ऐसा कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, किस तरीके के नतीजे? मुझे यहाँ से थोड़े से वोट में क्या फर्क के बाद 99 के बाद पहली बार इस तरीके से वोटिंग हुई। नहीं, मैं उसको कोई अहमियत नहीं देता हूँ कि 2%, 3% ज़्यादा हुए। आज जो हालात थे उन हिसाब से तो मैं 90+ % वोट होने चाहिए थे। अब ओपिनियन तो लोग ही जानते हैं। आज लोग भी बहुत और वोटर भी बहुत चालाक हैं। वो हर पार्टी को कहता है से हैज़ द वोट, और वो और उसका ईमान जानता है कि किसको देगा और किसको दिया। लेकिन ये कहना कि एक पार्टी या दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी, आज लोग किसी को सामने, मुंह के सामने नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं।
तो ऐसे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जहां कोई उग्रवाद नहीं था उन जगहों पर 30 या 28% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। ये बड़ा बयान गुलाम नबी आजाद का तब सामने आया है जब पीओके के लोग आजाद के नारे लगा रहे हैं, उन्हें आजादी चाहिए, और वहीं पाकिस्तान सरकार और वहां के जो रेंजर्स हैं जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि गोलीबारी की गई है, तो इस तरह से उसको लेकर गुलाम नबी आजाद का ये पूरा बयान था। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो लगातार अब पीओके को लेकर बयान दे रहे हैं। और खुद अमित शाह कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दरअसल जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है, वो कश्मीर का अंग है, हम उसे लेकर ही रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो जाहिर तौर पर इस कड़ी में जो है सरकार काम करेगी, लेकिन उसके लिए 400 पार की जरूरत है। ये अब लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं और कुछ इस तरीके का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल देश में बन रहा है। पीओके को लेकर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। और वहीं जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहेगा। ऊंची महंगाई दर की वजह से वहां हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जाहिर तौर पर पीओके में जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो दरअसल बदहाल है, जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, पीओके के लोगों को कोई जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही है। उन सब के बाद ही ये विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन लगातार बीजेपी के नेता भी इस पूरे मामले पर बयान दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। So the first question is, when we claim back POK, will it be only the land or the people with it? If the people too, then the whole of Pakistan will be part of POK. Please enlighten us. I think the person who asked the question has enlightened everybody. So look, you know, to me it's very interesting. Till Article 370 was abrogated and settled, actually I didn't even see much of a POK debate in this country. There was a time in the 1990s when it was a big issue, and there was actually a parliament resolution that, you know, all the parties agreed. But then again it kind of went into a kind of dormancy out there. So I would say today the fact that there is much sharper awareness even in public opinion about POK is something which is very welcome. And you know, for us the initial goal was first to deal with the 370 issue. The country has already seen after 5 years how much of a difference there is today in the ground situation in Jammu and Kashmir as a result today of it being fully integrated with this country. So that part is integrated. There is the other part. So watch part 2 of the series.